हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे वीडियो ब्लॉग में। RO ARO 2026 की तैयारी के साथ में हम लोग ने पहली क्लास जो की थी वो था 1773 का एक्ट और संविधान की कुछ शुरुआती बातें। तो आज मैं सिर्फ डायरेक्ट 1781 का संशोधन एक्ट के से शुरुआत करूँगी और 1784 का पूरा पढ़ करके आप सबको तैयार कराऊंगी, याद कराऊंगी पढ़ करके सिर्फ। और जो मैंने नोट्स लास्ट में बनाए हैं खुद से ही, तो मैं वो लास्ट में कुछ आपको नोट्स जो है प्रोवाइड करा दूंगी। नोट्स बोलूँगी और आपको जिसको लिखना होगा वो लिख लेगा। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग पढ़ना सीधे बिना किसी राग लपेट के। तो 1781 का संशोधन अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की खामियों को ठीक करने के लिए ब्रिटिश संसद ने अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 पारित किया, जिसे बंदोबस्त कानून के नाम से भी जाना जाता है। आप सब ने जैसे कि पढ़ा कि अमेंडिंग एक्ट 1781 को जो पारित किया गया था, जिसे कि बंदोबस्त कानून भी कहते हैं, वो किस लिए पारित किया गया था? क्योंकि 1773 का जो एक्ट ब्रिटिशर्स ने पारित किया था उनमें जो खामियां थी उसे दूर करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। इस कानून की निम्नलिखित विशेषताएं थी। इस कानून ने गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी अथवा मुक्त कर दिया। उनके ऐसे कृत्यों के लिए जो उन्होंने पद धारण के अधिकार से किए थे, उसी प्रकार कंपनी के सेवकों को भी उनकी कार्य करने के दौरान की गई कार्यवाहियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। अर्थात कहने का ये तात्पर्य है कि इस कानून ने गवर्नर जनरल और काउंसिल को जो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी कर दिया गया था 1773 के एक्ट में, उनके ऐसे कृत्यों के लिए जो उन्होंने पद धारण किए थे, तो उसी प्रकार से कंपनी के सेवकों को भी उनकी कार्य के दौरान की गई कार्यवाहियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। ये आप प्री के लिए नहीं, मेंस के लिए आप करिए, या फिर प्री में भी जो है कथन निष्कर्ष में ये आ सकता है। सेकंड पॉइंट बनता है, इस कानून में राजस्व संबंधी मामलों तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। अर्थात अब जो है राजस्व से जुड़े मामले और राजस्व वसूली के मामले सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर हो गया था। ठीक है। थर्ड पॉइंट ये बनता है कि इस कानून के द्वारा कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया। इसमें यह भी व्यवस्था बनाई गई कि न्यायालय हिंदुओं के निजी कानूनों के हिसाब से हिंदुओं तथा मुसलमानों के निजी कानूनों के हिसाब से मुसलमानों के वाद के या मामले तय करे। तो आपने देखा कि इसमें कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत कर दिया गया और हिंदुओं के निजी कानूनों के हिसाब से, या फिर ये कह सकते हैं कि हिंदू और मुस्लिमों को थोड़ा सा जो है वितरित कर दिया गया। इसमें उनके मामलों को अलग अलग सुनवाई के लिए मुसलमानों के मामले अलग से होंगे, हिंदुओं के मामले अलग से होंगे। ठीक है। फोर्थ पॉइंट ये था कि इस कानून द्वारा यह व्यवस्था भी की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर हो, न कि सर्वोच्च न्यायालय में। तो आपने समझा कि प्रांतीय न्यायालय, जो प्रांतों के न्यायालय हैं, उनकी अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर होगी, न कि सर्वोच्च न्यायालय में। पांचवा पॉइंट ये बनता है कि इस कानून में गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों एवं काउंसिल प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड काउंसिल्स के लिए नियम विनियम बनाने के लिए अधिकृत किया गया। अर्थात गवर्नर जनरल इन काउंसिल को जो है नियम बनाने के लिए अधिकृत किया गया, अर्थात उनको ही यह अधिकार दिया गया कि प्रांतीय न्यायालय एवं काउंसिल के लिए वो नियम बनाएंगे। तो इस तरीके से हमने 1781 का संशोधन अधिनियम पढ़ लिया है, जो कि 1773 के अधिनियम में जो कमियां पाई गई थी उनको दूर करने के लिए लाया गया था। और अब हम आगे बढ़ते हुए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ेंगे,
जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि हम आज सिर्फ हम धीरे धीरे करके चलेंगे। तो कल हम इसके पहले वाली क्लास में हमने 1773 को पढ़ा था, तो आज हमने 1781 को पढ़ा है और 1784 को पढ़ेंगे, पिट्स इंडिया एक्ट को। और इसके साथ ही साथ मैं अपनी जो नोट्स बनाई हूँ इसके, जब हम पिट्स इंडिया एक्ट कंप्लीट कर लेंगे तब मैं अपने नोट्स को भी आपके सामने ले आऊँगी और वहाँ से भी पॉइंट्स आपको पढ़ाऊँगी। और आपको जहाँ से मर्जी होगी आप पहले किताब पढ़िए, किताब को आप सुन लीजिए, मेरा तो ये कहना है। और जो मैं नोट्स के की पॉइंट्स बताऊंगी आप उसको नोट करिए, वो बहुत ही काम के हैं। तो आप ज़रूर मेरे साथ बने रहिए। और अब हम आगे चलते हैं 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की तरफ। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित अधिनियम 1781 पारित किया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो आपने पहले ही देखा था कि 1781 को इसके पहले क्या कहा जाता था, इस अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781। और अभी आपने क्या पढ़ा कि संशोधित अधिनियम 1781 में, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात हमें अभी ही इसके दो नाम पता चल गए। अगर आपसे एक्ट ऑफ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781 पूछेंगे तो भी वही है, और एक्ट ऑफ सेटलमेंट पूछेगा तो भी 1781 का ही बोलेंगे हम लोग, ठीक है। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में अस्तित्व में आया, जो कि पिट्स इंडिया एक्ट है, जो कि 1784 में अस्तित्व में आया था। इसे ब्रिटिश संसद में जो उस समय के प्रधानमंत्री थे विलियम पिट, उन्होंने पुनः स्थापित किया था, इसलिए इसे पिट्स इंडिया एक्ट कहते थे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि उस टाइम पे तत्कालीन प्रधानमंत्री ब्रिटिश संसद में कौन था, विलियम पिट थे, इसीलिए उन्हीं के नाम पर यह पड़ा था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब हम पढ़ेंगे इस अधिनियम की विशेषताएं, जो कि इस प्रकार हैं। तो की पॉइंट 1 है यहाँ पे, शायद आपको सही से दिख न रहा हो बट मैं पढ़ के बताती हूँ। इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया, अर्थात राजनीतिक कार्य अलग होंगे और वाणिज्यिक कार्य अलग होंगे। इसने एक बात मैं और आपको बता दूं, ये जितने भी एक्ट्स हैं और चार्टर्स हैं, ये सारी चीज़ें इसलिए आई थी, समय समय पर इसलिए लाई गई क्योंकि कंपनी के कर्मचारी सही से काम नहीं कर रहे थे। एक्ट आने के बावजूद भी वो कहीं ना कहीं अपनी मनमानी कर लेते थे और कंपनी को घाटे में ले जा रहे थे, जबकि उनके अपने कोष भरे हुए थे। इसलिए ही समय समय पर कंपनी के अधिकारी नया नया अधिनियम करते थे, संशोधन करते थे कि कंपनी को फ़ायदा हो ताकि। तो इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया। इसने निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक नए निकाय का गठन किया। इस प्रकार द्वैध शासन की व्यवस्था का आरंभ किया गया। अर्थात हम लोग यहाँ पे सबसे ज़्यादा की पॉइंट द्वैध शासन की व्यवस्था का आरंभ किया गया, इसको हम लोग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानेंगे कि द्वैध शासन का आरंभ कब किया गया, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के दौरान। द्वैध शासन का आरंभ कब किया गया, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के दौरान। फिर तीसरा की पॉइंट बनता है, नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। इसमें हमें क्या मिलता है कि नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी। अगर हमसे यह क्वेश्चन बने कि ब्रिटिश भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार और राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण का अधिकार किसको था, तो वो था नियंत्रण बोर्ड को, जो कि था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। इस प्रकार यह अधिनियम दो कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इसी दौरान पिट्स इंडिया एक्ट के दौरान पहली बार कंपनी के अधीन क्षेत्र को
पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। जितने की कंपनी के अधीन क्षेत्र आते थे, कंपनी के अंतर्गत जितना भी क्षेत्र आता था, उसे पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। और यहीं से आप लोग ध्यान दीजिए कि अब ब्रिटिश कंपनी जो कि सिर्फ व्यापार करने आई थी, उसने अपना शासन के उद्देश्य से विस्तार करना शुरू कर दिया था। अभी तक सिर्फ वो एक कंपनी थी, लेकिन अब वो अपने जितने अधीन क्षेत्र थे उसको ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहने लगी। यानी कि अब धीरे धीरे वो भारत पर विस्तार करना शुरू कर रही है। और दूसरा की पॉइंट ये है कि ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन का पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। ये भी आप देख सकते हैं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अब 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के दौरान ही ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। ये सब आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। और इसके बाद आप ही ध्यान से सुनो, उसके बाद मैं अपने नोट्स से आपको ये सब चीज़ें प्रोवाइड करा दूंगी। तो इस प्रकार आपने पढ़ा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, जो कि पूरा हो चुका है। अब 1786 का अधिनियम, जो कि छोटा ही है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं और 1793 के चार्टर कानून से कल से लागू चालू करेंगे, क्योंकि ये बहुत छोटा है तो हमें कंप्लीट करने में आसानी होगी। 1786 का अधिनियम। तो 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इसको नोट भी कर लीजिए, और नोट ना भी करें तो अभी मैं नोट करवाऊंगी, लेकिन आप जो है अपनी तरफ से हम सभी लोग अपना एकदम ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। तो 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। और हम लोग ये ऐसा भी क्वेश्चन बनता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया किस अधिनियम के तहत, तो हम लोग बोलेंगे 1786 के अधिनियम के तहत। उसने यह पद स्वीकार करने के लिए 2 शर्तें या मांगे रखी थी। पहली मांग थी उसे विशेष मामलों में अपनी काउंसिल के निर्णयों को अधिभावी करने अथवा न मानने का अधिकार हो, और उसे दूसरा मांग था उसे सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ का भी पद दिया जाए। उपरोक्त शर्तों को 1786 के प्रावधानों के रूप में जोड़ा गया, अर्थात उसने जो बंगाल का गवर्नर जनरल बनने के लिए शर्तें रखी, मांगे रखी, उसे मान भी लिया गया और उससे 1786 के कानून का प्रावधान बना दिया गया। तो आपने देखा कि आज हमने 3 चार्टर एक्ट्स पढ़े हैं, और 1793 से कल हम पढ़ेंगे यहाँ से 1793 का चार्टर एक्ट। और मैं कोशिश करूँगी कि कल से मैं दिन में वीडियो बनाऊँ, क्योंकि रात में बनाती हूँ तो सही से दिखता नहीं है। और अब मैं ले आऊँगी अपना नोट्स, और नोट्स से आपको प्रोवाइड कराऊँगी। तो अब बारी है 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट की, यानी कि अब बारी है हमारे नोट्स की। क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि आप मेरे साथ बुक्स को पढ़ लो पहले, उसके बाद मैं आपको नोट्स जो है अपनी लिखी हुई नोट्स को आपको दिखाऊंगी, और नोट्स भी पढ़ के सुनाऊंगी, पढ़ के बताऊंगी एकदम से समझा के, और आप उसको नोट कर लेंगे तो बहुत ही ये बेनिफिशियल नोट्स है। और आप यकीन करिए, अगर आप इसको पूरा तैयार कर लेते हो तो आप प्री तो आराम से पास कर ही जाओगे। और जो कि मैं डेली जो बुक्स पढ़ती हूँ, आराम से अगर ध्यान से बुक्स आप सुनते हो तो हम लोग मेंस भी कर ही लेंगे आराम से, क्योंकि साथ साथ में बुक और नोट्स दोनों पढ़ेंगे ना हम लोग, तो प्री भी हो जाएगा और मेंस भी हो जाएगा। तो अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और अब शुरू करते हैं हम लोग। तो 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, तो इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए ये एक्ट लाया गया था, और इसका दूसरा नाम था संशोधनात्मक एक्ट। इस अधिनियम ने कलकत्ता की सरकार, जिसके पास 1773 में बम्बई और मद्रास पर विधि बनाने का अधिकार था, उसको बंगाल, बिहार तथा ओडिशा पर भी विधि बनाने का अधिकार दे दिया। अर्थात 1773 के एक्ट के दौरान कलकत्ता की सरकार को सिर्फ बम्बई और मद्रास पर विधि बनाने का अधिकार था,
लेकिन 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के में बंगाल, बिहार तथा ओडिशा पर भी अधिक अब वो जो है विधि बना सकता था कलकत्ता की सरकार। क्योंकि आप जानते हो कि सबसे पहले उस टाइम पे जो है बंगाल ही सब कुछ, क्योंकि बंगाल का क्षेत्र विस्तार बहुत ज़्यादा बड़ा था और अंग्रेज़ों ने बंगाल से ही ज़्यादातर चीज़ें शुरू की थी, क्योंकि बंगाल का बिहार, आज का बंगाल जो है एकदम कट छट के बना हुआ है। पहले का बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये सब चीज़ें जो थी ये सब एक हुआ करता था। तो इसीलिए पहले जो है कलकत्ता के पास बम्बई और मद्रास पर ही विधि बनाने का अधिकार था, लेकिन इस एक्ट में बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर भी विधि बनाने का अधिकार दे दिया गया। और तीसरा पॉइंट है, इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल इन काउंसिल अर्थात कार्यकारिणी परिषद को सर्वोच्च न्यायालय से मुक्त कर दिया गया। अर्थात 500 पाउंड से अधिक के मामले सम्राट के पास भेजे जा सकते थे, इससे छोटे मामले सम्राट के पास नहीं भेजे जा सकते थे। इसके बाद बारी आती है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान से पढ़िए और आप, क्योंकि मेरी नोट्स है तो आप आराम से कॉपी कर सकते हैं। तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के दौरान, उस दौरान जब ये एक्ट आया था तो तत्कालीन प्रधानमंत्री अगर आपसे पूछता है तो आप बताएंगे लॉर्ड पिट्स। पूरा नाम है इनका लॉर्ड विलियम पिट्स, मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। और इस एक्ट के द्वारा कंपनी के मामलों पर ब्रिटिश संसद का प्रथम नियंत्रण लाया गया। इसको आप एज इट इज़ लिख सकते हैं। दूसरा की पॉइंट है, इसके द्वारा भारत में अधिगृहित कंपनी की ज़मीन पर ब्रिटिश सत्ता का अधिकार हुआ, अर्थात भारत स्थित भू अधिकारीण क्षेत्र ब्रिटिश सरकार के नाम हुआ। तो ये वही चीज़ है जो बुक में लिखी थी कि इस एक्ट में पहली बार जो कि जितनी ज़मीनें भारत के नाम थी, ब्रिटिश सरकार के अधीन थी, जितना भी क्षेत्र भारत में, वो ब्रिटिश सरकार के नाम पर हो गया। अर्थात अब ब्रिटिश सरकार ने अपना विस्तार करना चालू कर दिया था, क्योंकि उनको अब जो है व्यापार से ज़्यादा अब शासन करने का माइंडसेट उन्होंने बना लिया था भारत पर। अब हम अब बात करेंगे इस अधिनियम के कार्य। तो इस अधिनियम ने कंपनी के कार्यों का विभाजन किया गया। कार्यों को दो भागों में बांटा गया, व्यापारिक कार्य और प्रशासनिक कार्य। व्यापारिक कार्य में बीओडी या सीओडी को व्यापारिक कार्य दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे बीओडी या सीओडी क्या होता है। तो बीओडी यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, सीओडी यानी कोर्ट ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो क्योंकि ये 24 सदस्यीय समिति थी, इसके पहले वाली जो क्लास हुई थी जिसमें 1773 के एक्ट के बारे में हमने बताया था, उसमें मैंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स 14 सदस्यीय जो की थी उसके बारे में पूरा चीज़ बताया था, आप उसको देख सकते हो। और इसे हम लोग निदेशक मंडल भी कहते हैं। और जो दूसरा कार्य है, प्रशासनिक कार्य है, उसका कार्य यही है कि वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अर्थात निदेशक मंडल के सदस्यों पर बोर्ड ऑफ काउंसिल का गठन किया गया, जिसपे जो कि वो बीओडी या सीओडी पर नियंत्रण लाएगा। सिर्फ इसका इतना ही काम था। अब बात करेंगे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो हमने अभी पीछे पढ़ा, नियंत्रक मंडल, जिसका उद्देश्य था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, निदेशक मंडल पर नियंत्रण लगाना, जिसका उद्देश्य था वो है क्या। तो वो एक 1784 में गठित एक ऐसे मंडल था, ऐसा नियंत्रक मंडल था जो कि 6 सदस्यीय थी और इस सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार करती थी। आप क्लियरली देख सकते हो, इसका गठन पूछेगा तो 1784 और सदस्य तो 6 सदस्य थे। उसमें जो 6 सदस्य थे उसमें पहला सदस्य, एक सदस्य होता था राज्य सचिव और 4 सदस्य थे प्रिवी काउंसिल मेंबर्स और एक सदस्य था चांसलर ऑफ एक्सचेकर। तो 6 जो सदस्य थे वो 6 के 6 सदस्य ब्रिटिश सम्राट के प्रति उत्तरदायी थे और किसी के प्रति नहीं उत्तरदायी थे।
और दूसरा कार्य था इनका बोर्ड ऑफ कंट्रोल अर्थात नियंत्रण मंडल के बैठकों की अध्यक्षता राज्य सचिव करता था, जो कि ब्रिटिश कैबिनेट मेंबर था। जैसा कि 6 सदस्यीय समिति जो थी उसका जो पहला सदस्य होता था राज्य सचिव, वो उसका अध्यक्ष होता था नियंत्रक मंडल का। 1784 पिट्स द्वारा दोहरा शासन किया गया अर्थात द्वैध शासन लाया गया। फिर दूसरा पॉइंट है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ब्रिटिश राज्य सचिव 1793 से सवेतन कार्य करने लगा। अगर पूछा जाए कि ब्रिटिश राज्य सचिव कब से सवेतन कार्य करने लगा तो हम क्या बताएंगे, 1793 से। 1858 तक कार्य किया गया, जब तक कि भारत का राज्य सचिव नहीं आया तब तक, अर्थात कि 1858 में भारत का राज्य सचिव नियुक्त किया गया और जो कि अभी तक के था वो ब्रिटिश राज्य सचिव था, जो कि 1793 से सवेतन काम करने लगा था। और वो राज्य सचिव था जो ऊपर राज्य सचिव था, बोर्ड ऑफ काउंसिल का बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो मेंबर था राज्य सचिव, जो ब्रिटिश सम्राट के प्रति उत्तरदायी था। हम उसकी बात अभी तक कर रहे थे। और नेक्स्ट पॉइंट है, नियंत्रक मंडल का भारत के सभी मामलों पर आधिपत्य स्थापित हुआ, जैसे कि सैन्य मामला, राजस्व मामला, सिविल आदि। ये सारे कार्य कब हो रहे हैं, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत हो रहे हैं ये सारे कार्य, ठीक है, ये दिमाग में मेक श्योर रहना चाहिए। फिर एक इम्पॉर्टेंट की पॉइंट है, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। अर्थात जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में 4 सदस्य थे, जो कि 1773 में हमने बात की थी, उसको घटा करके 3 कर दी गई। गवर्नर जनरल को राज्य सचिव की अनुमति अनिवार्य कर दी गई, अर्थात गवर्नर जनरल जो होगा वह अनिवार्य रूप से राज्य सचिव की अनुमति लेकर ही कोई कार्य करेगा। और नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के मामलों पर पहली बार ब्रिटिश सरकार का अविश्वास हुआ 1784 पिट्स इंडिया एक्ट में। तो यहाँ पे हमारा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट ख़त्म होता है। और इसके बाद जैसा कि मैंने 1786 का अधिनियम भी हमने पढ़ा था साथ में, तो उसको भी नोट कर लेते हैं। और उसके बाद कल से पढ़ेंगे 1793 का चार्टर एक्ट। तो 1786 का जो अधिनियम आया था उसका उद्देश्य था लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए मुख्य प्रावधान। आप ये समझिए कि 1786 पूर्णतया लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए ही था, क्योंकि वो उसकी मांगी थी, उसकी शर्तें थी। आपने जो हमने अभी बुक में पढ़ा था तो उसी ने अपनी मांगे वगैरह ये सब की थी। तो यहाँ पे 2 ही पॉइंट बनेंगे, ये बहुत छोटा सा अधिनियम है। सीधे सीधे तौर पे इस पे एक चीज़ हम याद करेंगे कि गवर्नर जनरल अर्थात लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए ये मुख्य प्रावधान का अधिनियम था और सिर्फ उसको वीटो पावर दिया गया, लेकिन फिर भी हम लोग लिख लेंगे। तो पहला पॉइंट है, गवर्नर जनरल को उसकी शक्तियों में वृद्धि करते हुए गवर्नर जनरल को तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर बनाया गया, जैसा कि उसने मांग किया था, बुक में लिखा था। दूसरा पॉइंट है, गवर्नर जनरल विशेष परिस्थिति में कार्यकारिणी परिषद के निर्णय को रद्द कर सकता था, अर्थात गवर्नर जनरल को वीटो पावर दिया गया, क्योंकि उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस था, और ये सब उसकी मांगी थी और उसकी मांगों को ही प्रावधान के रूप में 1786 के अधिनियम लाया गया था। तो ये हुई आज की हमारी क्लास। तो आपको कैसे लगी आज की हमारी क्लास ज़रूर बताइए, और इसी तरीके से हमारे साथ मिल करके और धीरे धीरे हमारे साथ बुक्स और नोट्स दोनों को पढ़ते हुए ही हम लोग अपनी मंजिल को पा लेंगे। तो हमारा लक्ष्य है कि जून में आएगा इसका नोटिफिकेशन, तब तक हम लोग अपनी बुक्स तो ख़त्म ही कर लेंगे, साथ ही साथ नोट्स भी ख़त्म कर लेंगे। और जब तक नोटिफिकेशन आएगा तब हम फिर दूसरी बार बुक्स या और पूर्वावलोकन दोनों साथ में लेकर के चलेंगे। और अगर आपको पसंद आता है तो साथ में हम लोग पूर्वावलोकन भी सॉल्व करते रहेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, और आरो यारो की इस सफ़र में आप मेरा साथ दीजिए। बाय बाय सभी को, टेक केयर, गुड नाइट।